प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व मानव अधिवास या बस्ती के तीसरे टॉपिक नगरीय बस्तियां या नगरीय अधिवास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नगरीय बस्तियों की परिभाषा तथा नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण एवं नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास जो है वह मुख्य तौर पर नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक व्यवसायों, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। उदाहरण: निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाएं। अब जैसा कि इसके अंतर्गत आया कि नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक व्यवसायों, गैर प्राथमिक का अर्थ हुआ कि वे क्रियाकलाप जो ग्रामीण अधिवासों में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं वे गैर प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि वे लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, खनन और संग्रहण आदि। आगे आता है कि नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। तो नगरीय बस्तियों की विशेषताएं जो हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है उच्च जनसंख्या घनत्व, नंबर 2 है त्वरित गतिशीलता, नंबर 3 है पक्की सड़क एवं पक्के मकान, नंबर 4 है रोजगार की उपलब्धता, नंबर 5 है यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन, नंबर 6 उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा और नंबर 7 है 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना। फिर 8वां पॉइंट है जटिल श्रम विभाजन, नंबर 9 पॉइंट है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव और नंबर 10 है तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर। इन्हें हम समझें तो नंबर 1 है उच्च जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब हम इस टॉपिक के बारे में समझें, यह हम अध्याय 3 में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। उच्च जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी इसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या बहुत अधिक निवास करती है। त्वरित नंबर 2 है त्वरित गतिशीलता, मतलब यहाँ पर प्रत्येक कार्य जो है वो बहुत तीव्र गति से होते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पक्की सड़कें एवं पक्के मकान, यहाँ पर परिवहन मार्ग जो होते हैं वो सड़कें पक्की होती हैं और तथा मकान जो है इमारतें बहुमंजिला होती हैं। नंबर 4 है रोजगार की उपलब्धता, यहाँ पर व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से रोजगार उपलब्ध हो जाता है, अतः यहाँ पर गांवों से शहरों की ओर पलायन रोजगार के लिए होता है। नंबर 5 यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन, यहाँ पर बस, सड़क, वायु मार्ग तथा नदियों व समुद्रों के किनारे स्थित नगरों में जल मार्ग भी उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। नंबर 6 उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय तथा कॉलेज के अंतर्गत उच्च शिक्षा का प्रबंध होता है तथा बड़ी बड़ी चिकित्सा इकाइयाँ उपलब्ध होती हैं। अगला पॉइंट है 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, यानी यहाँ की नगरीय अधिवास की जो जनसंख्या है वह 50% से अधिक जो है वो गैर कृषि कार्यों का अर्थात मतलब होगा प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न नहीं होती है। फिर आता है जटिल श्रम विभाजन, यानी यहाँ पर कार्य बहुत प्रकार के होते हैं और हम पढ़ेंगे आगे कि नगरीय बस्तियों को उनके कार्य के आधार पर भी अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, यानी यहाँ लोगों में आपसी भाईचारा है जो वह नहीं पाया जाता है। जबकि ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत
लोग एक दूसरे से सामाजिक तौर पर बहुत घने संबंधों में जुड़े हुए रहते हैं। अगला पॉइंट है तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर। अमीर गरीब का यहाँ सबसे अधिक भेदभाव पाया जाता है। हम नगरों में देखेंगे एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ होती हैं, वहीं दूसरी तरफ स्लम कॉलोनियाँ या झुग्गी बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों की परिभाषा जो है वो इस टॉपिक में हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत सामान्य तौर पर दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में उसकी परिभाषा बहुत सरल व अच्छी प्रकार से समझाई गई है, जिसे मैं टॉपिक में लास्ट में आपको समझाऊंगा। इसमें ऐसे टॉपिक के रूप में बांटा गया है कि सभी देशों में परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार की है, अतः नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार निम्न है। यानी नगरीय बस्तियों को मुख्य तौर पर हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 जनसंख्या का आकार, नंबर 2 व्यावसायिक संरचना, नंबर 3 प्रशासनिक ढांचा, नंबर 4 आवश्यक दशाएं। यानी इस आधार पर हम जनसंख्या का वर्गीकरण कर सकते हैं कि जो जनसंख्या, तो नंबर 1 है जनसंख्या का आकार। अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा जनसंख्या आकार पर मानी जाती है। यानी उस देश की जनसंख्या कितनी है, यानी उस देश में जनसंख्या कितने लोगों की संख्या में निवास करती है या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है, जिसे मैंने आपको सरलतम रूप में एक इंडेक्स में समझाया है। इसमें डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जो देश हैं वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 250 यानी 250 व्यक्ति अगर वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनका जो क्रियाकलाप है वह गैर प्राथमिक यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम है, तो वह नगर कहलाएगा। ऐसे ही आइसलैंड जो है वहाँ पर 300 अगर किसी जगह की जनसंख्या है व्यक्ति, तो वह नगर कहलाएगा। यहाँ ये 250 और 300 जो है वो जनसंख्या घनत्व तो नहीं, वहाँ की जनसंख्या है। कनाडा, वेनेजुएला आदि देशों में 1000 से अधिक यहाँ की जनसंख्या है, वह नगर कहलाता है। कोलंबिया में 1500 व्यक्ति, पुर्तगाल, अर्जेंटीना में 2000 व्यक्ति, यूएसए, थाईलैंड में 2500, जापान में 3000। जबकि बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत में या तो 5000 व्यक्ति उस जगह रहते हों प्लस 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ का जनसंख्या घनत्व हो और गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या हो। यानी हम इसे समझें तो भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नगर की विशेषता क्या होगी कि जहाँ पर 5000 जनसंख्या न्यूनतम हो प्लस वहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हों। इसके अलावा वहाँ की जो जनसंख्या है वह द्वितीयक व्यवसाय में 75% से अधिक हो, तो वह भारत में नगर कहलाएगा। फिर दूसरे पॉइंट के तौर पर व्यावसायिक संरचना के आधार पर भी नगरों को बांटा गया है। इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। हमने भी पढ़ा कि भारत में 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तो वह नगर की श्रेणी में आएगा। फिर तीसरा है प्रशासनिक ढांचा, यानी वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर किस प्रकार किसे नगर माना जाएगा। तो कुछ देश नगरीय बस्ती के लिए प्रशासनिक ढांचे को मापदंड मानते हैं, यानी वहाँ पर भारत जैसे देश में भी ये है तथा अन्य देशों में भी है। भारत में किसी नगर पालिका, छावनी बोर्ड और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होनी चाहिए, उसे नगर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर तहसील होती है, पंचायत समिति होती है, इसके अलावा जिला होता है,
ये सभी जो हैं इनके अंतर्गत आप देखेंगे कि कहीं पर पंचायत समिति होती है तो वो भी नगर की श्रेणी में आता है, नगर पालिका होती है जैसे मैंने ऊपर इसमें लिखा है, छावनी बोर्ड यानी कहीं पर सैन्य मुख्यालय हो, जैसे हमारे यहाँ पर हम देखें जोधपुर छावनी, इसके अलावा आगरा, मथुरा, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे भी छावनियाँ हैं, तो ये भी नगर की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है ब्राज़ील और बोलीविया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है, यानी वहाँ पर अगर कोई सरकारी केंद्र स्थित है तो वह नगरीय केंद्र माना जाएगा। फिर आता है नंबर 4 आवश्यक दशाएं, मतलब नगरों के लिए मुख्य तौर पर क्या क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, इस आधार पर भी इन्हें बांटा जाता है। तो कार्यों के आधार पर, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि उस जगह पर कौन कौन से कार्य किए जाते। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि किसी नगर के अंतर्गत कोई पर्यटक स्थल हो तो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो पर्यटन नगर होता है। ऐसे ही किसी नगर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, औद्योगिक केंद्र स्थापित होते हैं तो वे औद्योगिक केंद्र होने के कारण औद्योगिक नगर कहलाते हैं। समुद्र के किनारे पर स्थित बड़े बड़े नगर जहाँ से जहाज़ों का आदान प्रदान होता है वे समुद्री पत्तन नगर कहलाते हैं। किसी नगर में कोई बड़ी छावनी बोर्ड स्थापित होती है तो वह सैन्य नगर या छावनी नगर कहलाते हैं। आदि की आवश्यक दशाओं के आधार पर नगरों को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब आगे हम पढ़ें कि नगरीय अधिवासों के प्रकार मुख्य तौर पर कौन कौन से हैं। वर्गीकरण हमने पढ़ा कि इन 5 आधारों पर किया जाता है। नगरीय अधिवासों के प्रकार कौन कौन से, नगरों को किन किन प्रकारों में बांटा गया है, तो उपर्युक्त आधारों के आधार पर नगरों को मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नगर, नंबर 2 महानगर, नंबर 3 सन्नगर और नंबर 4 वृहत नगर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता हो इसमें से नंबर 3 और नंबर 4 यानी सन्नगर और वृहत नगर में से प्रतिवर्ष बोर्ड की परीक्षा में 1 या 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। नगर जो है अर्थात सिटी, उसकी सामान्य परिभाषा हम देखें तो नगर उसे कहा जाता है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के मध्य हो और 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो तो वह क्या कहलाएगा, नगर। उदाहरण बीकानेर नगर। अब उदाहरण के तौर पर इसमें अन्य नगर भी हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि यदि कोई प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक के लेखक से संबंधित है तो वह उदाहरण के तौर पर पुस्तक में अवश्य दिया जाएगा और पेपर में भी वह महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। अगला टॉपिक है महानगर। महानगर जो है उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। मिलियन का अर्थ हमें इसका जो है नाम से ही पता चल जाता है। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। वह नगर जो 10 लाख का आंकड़ा छू लेता है और 50 लाख तक वहाँ की जनसंख्या होती है तो वह महानगर कहलाता है, अर्थात मिलियन सिटी कहलाता है। ये नगर जो होते हैं वे औद्योगिक, व्यापारिक एवं शैक्षणिक कार्यों यानी एजुकेशन सेंटर्स होते हैं। उदाहरण जयपुर, जोधपुर, इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। यानी वे नगर जो 10 लाख का आंकड़ा छू लें और 50 लाख तक उनकी जनसंख्या हो वे महानगर कहलाते हैं। फिर आता है नंबर 3 सन्नगर। सन्नगर जो शब्द है उसकी जो खोज है या उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने प्रयोग किया था। यह एक विशाल नगरीय क्षेत्र होता है। अलग अलग नगरों, शहरों से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। सामान्य तौर पे मैं परिभाषा समझाऊं तो 2 या 2 से अधिक नगर आपस में एक जुड़वा नगर का निर्माण करते हैं तो उसे हम सन्नगर कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, सन्न यानी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए। तो ऐसे उदाहरण हैं ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो,
भारत में मुख्य उदाहरण हैं ग्वालियर, दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा। ये पूछे जाते हैं, अगर पेपर में पूछा जाता है किसी सन नगर का उदाहरण बताइए तो आप लिख सकते हैं दिल्ली डैश गुड़गांव, दिल्ली डैश नोएडा। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 पर है वृहत नगर। वृहत नगर को हम पढ़ें तो वृहत नगर किसे कहते हैं? वह नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो, यानी 50 लाख का यदि वह आंकड़ा पार कर जाता है तो वो वृहत नगर कहलाता है। इसे मेगालोपोलिस कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1857 में जीन गॉटमैन नाम के विद्वान थे। जैसे सन्नगर शब्द की खोज पैट्रिक गिडीज ने की, उसी प्रकार वृहत नगर या मेगालोपोलिस जो नगर है वह जीन गॉटमैन ने खोजा। ये नगर जो हैं अत्यंत बड़े होते हैं। इन्हें वृहत नगर या विश्व नगरी भी कहते हैं। उदाहरण ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क आदि, ये इसके मुख्य तौर पर उदाहरण है। भारत में यदि हम देखें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सबसे सरल तौर पर आप याद रख सकते हैं कि यदि महानगर का और वृहत नगर का भारत में उदाहरण पूछा जाता है तो भारत के चारों महानगर जो हैं वह महानगर का भी उदाहरण है और वृहत नगर का भी उदाहरण है तथा नगर का भी उदाहरण है। अब हमारा इस वीडियो का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक नगरीय बस्तियों की समस्याएं। नगरीय बस्तियों की समस्याएं जो हैं वो मुख्य तौर पर कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं बढ़ते नगरों का आकार। यानी नगरों में जो आजकल जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें मुख्य तौर पर तो एक है वहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो नगर हैं वह बहुत विस्तृत रूप में फैल रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। यानी जब जनसंख्या बढ़ती है तो जो निम्न तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग होते हैं, उन्हें महंगे मकान वगैरह वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो वह शहर के आसपास के क्षेत्र में बस जाते हैं जहाँ पर जो कूड़ा कचरा, डंपिंग स्टेशंस होते हैं, कबाड़ इत्यादि जो होता है, उनसे उन लोगों को रोज़गार मिलता है। तो वहाँ पर गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे हम देखें कि हमारे भारत के अंदर मुंबई में विश्व की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी यानी गंदी बस्ती धारावी है, जो लगभग मुंबई के आधे से ज़्यादा हिस्से पर फैली हुई है। फिर आता है नंबर 3, पर्यावरण प्रदूषण। शहरों में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण इत्यादि तथा परिवहन के साधन से प्रदूषण बढ़ता है। फिर आता है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, मांग जो है वो बहुत बढ़ जाती है, जिससे कीमतें भी बढ़ती हैं। फिर आता है नंबर 5, खाद्य पदार्थों में मिलावट। शहरों के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों की बजाय अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं तथा मिलावटी सामग्री अधिक पाई जाती हैं। नंबर 6, अपराधों का बढ़ता स्तर। निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं उन्हें रोजगार तथा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण वे चोरी तथा अपराधों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और जिससे नगरों में अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर आता है नंबर 7, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं असहयोग। वहाँ अमीरी गरीबी का एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। एक और शहरों में अमीर तबका निवास करता है, दूसरी ओर गरीब तबका निवास करता है। फिर आता है 8वां पॉइंट, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर स्वास्थ्य, चिकित्सा व शिक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा व चिकित्सा धनाढ़ वर्ग के लिए होती हैं, जबकि गरीब व निम्न तबके के लोग इससे विमुख रह जाते हैं। यदि हम इसे विस्तार से पढ़ें तो नंबर 1, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। तो शिक्षा एवं कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी होने के कारण
युवा वर्ग रोजगार के लिए नगरों में बसने लगा है, अतः जनसंख्या घनत्व बढ़ा है तथा नगरीय भूमि की कीमतें बढ़ने से लोगों को छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ रहा है। यातायात बढ़ने से सुबह शाम आवागमन बाधित रहता है तथा दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। 1981 में महानगर 9 ही थे, वर्तमान में 53 महानगर भारत के अंतर्गत हो गए हैं और 2001 में जो 35 थे तथा विश्व में सन 2005 में 438 महानगर थे जो वर्तमान में 600 से भी अधिक हो गए हैं। बोर्ड में इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल महानगरों की संख्या कितनी है, या पूछा जा सकता है विश्व में वर्तमान में कुल महानगर कितने हैं। अगला पॉइंट है नंबर 2, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरों में जनसंख्या व घनत्व वृद्धि से आवासीय भवनों की कमी से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि नगरीय भूमि की कीमतें बढ़ जाती हैं जो उन लोगों की रेंज से अधिक होती हैं, तो उनको छोटे छोटे आवासों में रहना पड़ता है। फिर औद्योगिक और व्यापारिक नगरों में एक छोटे कमरे में पूरा परिवार रहता है। महानगरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं जिनसे स्वच्छ वायु, प्रकाश एवं पेयजल की सुविधाओं का अभाव है। मुंबई में 10% लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं तथा 60% लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण। नगरीकरण के कारण नगरों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। उद्योगों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं जो होता है वह वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जो मानव तथा पशुओं के साथ वनस्पति पर भी कुप्रभाव डालता है। प्रदूषित वायु से हृदय, श्वास, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य तथा त्वचा संबंधी रोगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। टोक्यो, दिल्ली जैसे नगरों में घरों में कृत्रिम ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ती है, अतः एयर फिल्टर लगाने पड़ते हैं। प्रदूषण को कम करने हेतु ऑड इवन फार्मूले का परिवहन दिल्ली में प्रयोग किया गया। आप देखते हैं आज से कुछ सालों पहले एयर कंडीशनर्स जो आते थे उनके अंदर एयर प्यूरीफायर नहीं आते थे। आपने वाटर प्यूरीफायर तो सुना होगा, लेकिन वर्तमान में एयर प्यूरीफायर सहित एयर कंडीशनर तथा अलग से पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर भी आने लग गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। फिर आता है नंबर 4, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। नगरों में दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, जैसे दूध, घी, फल, सब्जी आदि। तो परिवहन व्यय, दलाली, मुनाफा आदि से पदार्थ महंगे हो जाते हैं। यानी उस ग्रामीण या नज़दीकी सैटेलाइट क्षेत्र से नगर तक पहुंचते पहुंचते उनकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है नंबर 5, खाद्य पदार्थों में मिलावट। नगरों में अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी मिलावट करते हैं, जिससे मिलावटी खाद्य सामग्री लोगों पर विपरीत प्रभाव डालती है और नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप टीवी पर व न्यूज़पेपर्स में रोज़ाना ये खबर देखते हैं कि यह मिलावटी फैक्ट्री पकड़ी गई या ये माल पकड़ा गया। नंबर 6, अपराधों का बढ़ता स्तर। रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष अधिक आते हैं, जिससे लिंगानुपात बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप अपहरण, दुष्कर्म, हत्या आदि अपराध बढ़ जाते हैं। पर्याप्त मजदूरी न मिलने और जल्दी धनवान बनने के लालच में युवा वर्ग चोरी, लूटपाट जैसे अपराध करने लगते हैं। 7वां पॉइंट है तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। नगरों में एक और गगनचुंबी इमारतें हैं और दूसरी तरफ गंदी बस्तियों के कारण सामाजिक आर्थिक विषमता दृष्टिगोचर होती है। यानी एक तरफ तो धनाढ्य वर्ग रहता है, दूसरी तरफ निम्न एवं गरीब वर्ग रहता है। 8वां पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालय की कमी है। निजी महंगी चिकित्सा आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ते प्रदूषण से नागरिक ग्रसित हो रहे हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा, तकनीकी जो है उससे भी निम्न वर्ग जो है वह अछूता रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पेपर में अच्छी तरह कर सकेंगे। मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में नगरीय बस्ती की NCERT के अनुसार परिभाषा बताऊंगा। तो जिसे हम देख लेते हैं कि नगरीय अधिवास
की परिभाषा 1991 की जनगणना के अनुसार 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया है: सभी स्थान जहां नगरपालिका निगम, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समितियां, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो एवं कम से कम 5000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो व जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। हमारी पुस्तक के अंतर्गत जो दे रखा है उसे वो अलग अलग भागों में बांट रखा है, क्योंकि उन्होंने उसको 4 टॉपिक के आधार पर समझाया था। इस आधार पर तो पूरी परिभाषा ये बनती है, अगर हम इसे लिखते हैं तो भी अच्छा होगा। तो हम अब अगले वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे वह नगरीय बस्तियों की समस्याओं के समाधान व धारावी नगरी जो है मुंबई की स्लम कॉलोनी, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।